इस वक्त किसी भी जगह पे डिस्कशन के अंदर टैक्सेशन टॉप ऑफ द लिस्ट टॉपिक होता है। गवर्नमेंट ने पिछले कुछ अरसे में बहुत सारी एग्जाम्पशंस और क्रेडिट्स विड्रॉ कर ली हुई हैं। ऐसे में लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि क्या इस वक्त भी कुछ एग्जाम्पशंस, क्रेडिट्स या प्रोविजंस अवेलेबल हैं जिससे टैक्स को सेव किया जा सकता है। आज हम यही डिस्कशन करेंगे। हमारा क्राइटेरिया क्या है कि हमारे जो टैक्स क्रेडिट्स और जो प्रोसीजर्स हैं वो लीगल होने चाहिए, वर्केबल होने चाहिए और वैल्यू ऐड करने चाहिए। तो आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर रशीद है, मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हम हाउ टू सेव इनकम टैक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अंडरस्टैंड कीजिए टैक्स पेयर का अपना है। जितना टैक्स पेयर विजिलेंट होगा उतना एफिशिएंटली वो अपना टैक्स मॉनिटर कर सकता है और सेव कर सकता है। सबसे पहली टिप इसके अंदर ये है कि आपने कोशिश करनी है कि आपकी आईटीआर के अंदर रिफंड किसी भी सूरत में ना आए। तो इसके लिए आपको इतना विजिलेंट रहना है कि जब आपका साल खत्म होने वाला हो, कोशिश कीजिए अब साथ साथ जैसे ही आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा है किसी भी और फेज में, आपने कोई प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन की है, टोकन टैक्स पे किया है, बिजली गैस के बिलों के ऊपर रेगुलर आप दे सकते हैं। अदरवाइज आप साल खत्म होने से 2-3 महीने पहले मार्च अप्रैल में आप अपने आईआरएस की डिटेल में से टैक्स निकालिए और बाकी डॉक्यूमेंट इकट्ठे कीजिए और वो दे दीजिए एम्प्लॉयर को, ताकि वो एडजस्ट कर सके। आईआरएस से डिटेल निकालने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है कि आपने जो साल की शुरू की डेट है वो 1-2 महीने पहले देनी है और एंड की जो डेट है वो 1-2 महीने बाद देनी है। यहाँ पे विथहोल्डी आपने सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इस तरह से समटाइम्स एरर हो जाती है। आपका ईयर जो है वो गलत मेंशन कर दिया जाता है जबकि टैक्स आपका इसी साल में पे हुआ होता है। ये शुरू के साल के शुरू में भी हो सकती है और ये साल के एंड पे भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपने बहुत केयरफुल रहना है अपने डॉक्यूमेंट्स देते हुए। जब आप डॉक्यूमेंट अपने एम्प्लॉयर को देते हैं तो अगर आपकी 4 लाख सैलरी के ऊपर 4,35,000 रुपया टैक्स पे डिडक्ट होना चाहिए और आपने मार्च अप्रैल में उसको टैक्स दे दिए, तो पिछला टैक्स तो वो जमा करवा चुका हुआ है। तो वो क्या करेगा कि अगले टैक्स की एडजस्टमेंट पॉसिबल आपको दे के आपके अगले 2-3 महीने का टैक्स डिडक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने उसको टैक्स का नहीं दिया, अपने विदहोल्डिंग टैक्स के जो चालान है जो आपने अदरवाइज पे किए हुए हैं, तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं होगा और आप ह्यूज रिफंड के केस में साल क्लोज कर रहे होंगे। लोग कहते हैं जी हमारा इनकम टैक्स रिटर्न की बेसिस पे टैक्स डिडक्ट कर लीजिए। विदहोल्डिंग एजेंट इनकम टैक्स रिटर्न की बेसिस के ऊपर आपका टैक्स विदहोल्ड करना नहीं रोक सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने टैक्स के जो स्लैब्स हैं उनको बहुत केयरफुली मॉनिटर कीजिए। साल में हर साल टैक्स स्लैब्स चेंज होते हैं, आप उनको देखिए, अपना इम्पैक्ट कैलकुलेट कीजिए और अपने पास नोट कर लीजिए आप बिजनेस इंडिविजुअल हैं या आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जेम्पशंस और टैक्स क्रेडिट्स है ना सैलरी के ऊपर, वो डिटेल से जरा डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अगर हम क्रेडिट्स की बात करें तो सबसे पहले जो हमें डिडक्शन मिलती है वो ज़कात की डिडक्शन मिलती है। ज़कात के ऊपर कंडीशंस अप्लाई होती हैं। दिस शुड हैव बीन पेड थ्रू क्रॉस चेक। अप्रूव्ड जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ज़कात के लिए उनको पे की गई हो और ज़कात एंड उशर एक्ट की जो बाकी प्रोविजंस हैं वो भी इसके ऊपर एप्लीकेबल हो, तो फिर आपको ज़कात की डिडक्शन मिल सकती है, क्रेडिट मिल सकता है। अगली जो हम बात करते हैं वो टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशंस टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। ये याद रखिएगा ये स्ट्रेट डिडक्शन नहीं है, ये क्रेडिट्स मिलते हैं। क्रेडिट्स का एक फॉर्मूला है वो जिससे ये क्रेडिट्स वर्कआउट होते हैं। चैरिटेबल डोनेशंस फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स क्रेडिट मींस अमाउंट पेड थ्रू क्रॉस चेक, और इनको एक बोर्ड और यूनिवर्सिटी को फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल लॉ के तहत जो बनी हुई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फ्लड रिलीफ फंड्स और कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो नॉमिनेट की गई हो। एलिजिबल अमाउंट टैक्स क्रेडिट की इस केस में भी वही है, अमाउंट ऑफ द चैरिटेबल डोनेशन जो आपने पे किया है और 30% ऑफ द टैक्सेबल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और कंपनी के केस में 20%। जो इन दोनों अमाउंट में से कम अमाउंट होगी वो क्रेडिट के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू और प्रीमियम पेड टू एन अप्रूव्ड पेंशन फंड। गवर्नमेंट चूंकि प्राइवेट सेक्टर को पर्टिकुलरली कोई ऐसी पेंशन स्कीम नहीं देती, तो गवर्नमेंट ने ये इंसेंटिव दिया हुआ है कि आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा अगर आप कंट्रीब्यूशन पे करते हैं या प्रीमियम पे करते हैं फॉर अप्रूव्ड पेंशन फंड्स के लिए। तो ये एलिजिबल अमाउंट क्या होगी, अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पेड या 20% ऑफ द टैक्सेबल अमाउंट। इसके आगे फिर कुछ फर्दर कंडीशंस मौजूद हैं। अच्छा, एक 25% से टैक्स रिड्यूस हो जाता है एक ऐसे पर्सन का जो फुल टाइम टीचर और रिसर्च का काम करता है। ये क्रेडिट नहीं है, ये 25% स्ट्रेट उनका टैक्स रिड्यूस हो जाता है। कुछ कंडीशंस हैं, फुल टाइम होना चाहिए, नॉन प्रॉफिट और उसमें होना चाहिए, इंस्टीट्यूशंस में एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, बोर्ड, यूनिवर्सिटी या कोई भी गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल वगैरह। मेडिकल अलाउंस अगर कैश में पे किया जाएगा तो 10% ऑफ द बेसिक सैलरी तक एग्जेम्प्ट है, उसके बाद वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मेडिकल की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक है तो फिर वो टोटली एग्जेम्प्ट है। अगर आप ये वाली फैसिलिटीज पर्टिकुलर्स उनको दे देते हैं, एनटीएन प्रोवाइड कर दें मेडिकल प्रैक्टिशनर का और अटेस्टेशन कर दें उसकी।
जो डॉक्यूमेंट आपने दिया है, अगर वो नॉट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो फिर ये टैक्सेबल है, और ये उस केस में फिर 10% ऑफ द बेसिक सैलरी में आप मेडिकल अलाउंस बना के एग्जेम्प्ट कर लेते हैं, और बाकी मेडिकल फैसिलिटी जो है वो टोटल एग्जेम्प्ट हो जाती है। अकोमोडेशन, अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस इन कैश पे किया गया है तो वो टैक्सेबल है। अगर आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है तो फिर आपने कंपैरिजन करना है कि अगर आपको अकोमोडेशन ना दी जाती तो आपको कैश कितना पे किया जाता, उसको आपने 45% ऑफ द मिनिमम टाइम स्केल ऑफ बेसिक सैलरी और बेसिक सैलरी विच एवर इज अवेलेबल, इन दोनों को कंपेयर करना है। जो ज्यादा है वो आपकी टैक्स की अमाउंट में, सैलरी की अमाउंट में ऐड कर दी जाएगी। उसके बाद फॉरेन टैक्स क्रेडिट है। अगर आपकी कोई फॉरेन सोर्स इनकम है तो आप उसको जब पाकिस्तान में इनकम के साथ शामिल करते हैं तो जो फॉरेन टैक्स आपने पे किया होता है, अगर आप उसके प्रूफ प्रोवाइड करें तो आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। अगर आप सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैं और वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो जिस साल में आप पाकिस्तान से बाहर रहेंगे, अगर उसी साल में आप गए हैं तो जो उतना पीरियड आपने पाकिस्तान से बाहर गुजारा है, वो सैलरी जो अर्नड है आउटसाइड पाकिस्तान वो आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। अगर आप एक नॉन रेजिडेंट हैं पिछले 4 साल से और आप पाकिस्तान में आते हैं इस साल में, तो आपकी इस साल की और उससे अगले साल की जो फॉरेन इनकम है वो एग्जाम्प्ट रहेगी। फॉरेन सैलरी वही बात है, एग्जाम्प्ट है अगर आपने फॉरेन टैक्स पे किया हुआ है। एग्रीकल्चर इनकम को बड़ा केयरफुली टेक अप किया करें। एग्रीकल्चर इनकम की सर्टन लिमिट्स हैं, अगर 4 लाख तक है तो वो बिल्कुल एग्जाम्प्ट है, और वो प्रोविंशियल लॉज के तहत वर्कआउट होती है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमें ये अलाउ करता है कि आप उस इनकम को अपनी इस रिटर्न में शो कर सकते हैं अगर प्रोविंशियल एग्रीकल्चर टैक्स आपने पे किया है। तो आपकी जितनी भी एग्रीकल्चर इनकम है वो आपको इसमें लाइए, जो टैक्स पे किया वो मेंशन कर दीजिए, और ताकि आपकी वेल्थ अकॉर्डिंगली इसके अंदर कंपाइल हो सके। इनकम फ्रॉम बिजनेस में मैं सिर्फ अभी आपको 2 टिप्स देता हूँ। आप स्मॉल कंपनी के रेफरेंस से देखिएगा, उसका टैक्स का रेट 20-21% के करीब है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की टैक्सेशन के नाम से गवर्नमेंट ने कुछ 7.5% टर्नओवर टैक्स और फिर उसको फुल एंड फाइनल टैक्स के हिसाब से कुछ प्रोविजन वर्कआउट किए हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियोज़ ऑन टैक्स।